नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है श्री महेश शुक्ला जी, जिन्होंने भारतीय दूरसंचार में डायरेक्टर जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दी है। साथ ही वे टेलीकॉम कमीशन के मेंबर सर्विसेज भी रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि टेलीकॉम के क्षेत्र में भारत में क्या क्या उतार चढ़ाव हुए हैं और किन ऊंचाइयों पर टेलीकॉम पहुंच गया है। तो नमस्कार सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप भारतीय दूरसंचार में एज अ डायरेक्टर जनरल आपने अपनी सेवाएं दी है। तो आपने जो टेलीकॉम का जो भारत में जो क्षेत्र है उसमें क्या उतार चढ़ाव वो तो आपने देखे ही हैं और किन ऊंचाइयों पर पहुंचा है। तो लेकिन हम इन सब बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका दूरसंचार से कैसे नाता जुड़ा और कैसा सफ़र रहा और किन ऊंचाइयों पर आप पहुँचे। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के दर्शकों को नमस्कार कहूँगा, उनका अभिवादन करूँगा। जी। मैंने दूरसंचार की जर्नी हम्म। 1986 जनवरी में स्टार्ट की थी जी। और उसके बाद देश में बहुत जगह रहा। नागपुर, गुवाहाटी, श्रीनगर, हम्म। पंचकुला, अम्बाला, कहाँ कहाँ रहते हुए लास्ट में फिर मैं दिल्ली पहुँचा और दिल्ली में इस देश का जो सर्वोच्च पद है सभी ऑपरेटर्स के ऊपर है, वो डायरेक्टर जनरल टेलीकॉम का है। जी। तो मैं उस पद पर रिटायर हुआ हम्म। और जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है देश की, हम्म। तो दूरसंचार की नीतियाँ बनाता है दूरसंचार विभाग का टेलीकॉम कमीशन, जी। उसमें 5 मेंबर्स हैं। हम्म। तो उसमें मेंबर सर्विसेज की भूमिका मैं निभा रहा हूँ। आप इतनी जगह रहे, पूरा भारत देश आपने घूमा और जो हमारे देश में जो दूरसंचार में जितने भी उतार चढ़ाव है, हम चाहे 4G की बात करें चाहे हम 3G की बात करें, तो हम जानना चाहेंगे कि ये 4G और 3G क्या है। एक्चुअली 4G 5G को बताने के पहले मैं लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि 1G 2G और 3G भी कुछ रहा होगा। जी जी जी। शायद आपको याद भी होगा कि 2G आया फिर 3G आया। जी। तो बेसिकली जी जो है वो जनरेशन है। हम्म। जनरेशन मतलब दौर। हम्म। उस दौर के टेलीफोन जब हम लोग ऑपरेटर लगाया करता था और कहता था कि फला फला सुनना चाहते हैं, जी। तो वो पहला दौर था 1G। हम्म। सेकंड जी आया तो टेलीफोन आया, ऑटोमेटिक हुआ, लेकिन उसमें वो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। जी। फिर आया 3G, जिसमें मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आ गई। जी। और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो आई वो बड़ी कम आई। जी जी। लोग मैसेज कर पाते थे और ईमेल भी जाती थी, लेकिन बहुत कम स्पीड थी। और जैसे जैसे मोबाइल का बढ़ता गया उपयोग, तो लोगों को समझ में आने लगा कि इसकी स्पीड बढ़ना जरूरी है। जी। इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो मेल जल्दी जाएंगे, बिजनेस जल्दी काम करेगा, जी। रेल के टिकट जल्दी बुक हो जाएंगे, ट्रेन टिकट, एयर टिकट, सब कुछ। तो स्पीड को बढ़वाने की डिमांड होने लगी। जी जी जी। तो 4G आया। तो 4G मतलब चौथे दौर का टेलीफोन, जी फॉर जनरेशन। लेकिन लोगों की इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। उनको फिर भी लगता रहा कि जब हम कार में बैठ के मूव करते हैं तो मूवी जो डाउनलोड होती है उसमें टाइम लगता है, जी। कई बार फ्रेम कट जाते हैं। जी। क्या अच्छा हो कि अगर हम तुरंत करें वो तुरंत डाउनलोड हो जाए। ये तो कि एंटरटेनमेंट का पार्ट हुआ, लेकिन ये भी रिक्वायरमेंट थी कि एक माइन है, मान लो गुफा है, खुदाई चल रही है, वर्कर्स उसमें खुदाई कर रहे हैं जी। और अचानक से कहीं से पानी रिसना स्टार्ट हो जाता है और वर्कर्स की जिंदगी खतरे में आ गई। जी बिल्कुल। तो उससे उसको सेंस करना, ऑटोमेटिकली सेंस करना और अनाउंसमेंट देना वर्करों को कि पानी का रिसाव चालू हो गया है। पहले कोई आदमी दौड़ता था, दौड़ के बोलता था, फिर लाउड स्पीकर पे बोलना स्टार्ट किया। जी। अगर क्या इतना अच्छा हो जाए कि सेंसर हो, सेंसर के द्वारा मैसेज चला जाए और सारे वर्कर बाहर आ जाएं। जी। कितना अच्छा हो कि एम्बुलेंस है, गई हुई है रिमोट में, पेशेंट के पास जाके बैठे और भोपाल शहर में बैठे हुए डॉक्टर से बात करा दे और बात रियल टाइम पे करा दे। जी। टेली मेडिसिन, हार्ट बीट को डॉक्टर सुन सके जी। रियल में बैठ के। ये सारी की सारी जो जो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स थी, इनके लिए 5G आया।
ड्राइवरलेस कार आ रही हैं। अब ड्राइवर जो होगा तो बढ़ जाएगी कार तो, जी। लेकिन नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि उस कार में सेंसर लगे हुए हैं। जी। उस जोन में ड्राइवर वाली कार रहेगी ही नहीं, ड्राइवरलेस कार रहेंगी सारी की सारी। जी। और सारी में सेंसर लगा होगा। जी। और सेंसर कितना फास्ट होगा कि सामने कार आ रही है, उसको देखेगा, उसका पिक्चर लेगा, उसका डेटा भेजेगा, जी। उसको सिग्नल देगा कि तुम भी थोड़ा सा दाएं मुड़ो, हम भी थोड़ा सा बाएं मुड़ते हैं, निकल जाते हैं। जी। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है 5G के, जिसके कारण पांचवें दौर के, पांचवी जनरेशन के टेलीफोन आने लगे, जी। मोबाइल आने वाले हैं। जी। अपने देश में भी 1 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने इसका लॉन्च किया था दिल्ली में। जी। उस समय में डीजी ऑपरेशन था। जी। 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 मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और हम लोगों ने विज्ञान भवन से सभी ऑपरेटर्स की मौजूदगी में प्रधानमंत्री जी द्वारा पहला कॉल करवाया था। जी। अब 5G का रोल आउट चालू हो गया है। तो इसका रोल आउट पूरे देश में अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन जहाँ जहाँ हो गया है वहाँ वहाँ लोगों को अच्छी स्पीड, जल्दी डाउनलोड ये मिलने लगा। मतलब सुविधाएं बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और 5G आते जा रहा है तो जैसे आपने कहा कि ड्राइवरलेस कार आ गई है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होने लगी है, तो एक तो लोग आलसी होना शुरू हो गए और दूसरा शायद ऐसा आपको नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ भी कोई दौर जा रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि जब कंप्यूटर देश में आए थे तो उस समय भी लोग कहते थे कि कंप्यूटर आएंगे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है। उस मशीन को चलाने के लिए उसको ब्रेन देना पड़ता है, प्रोग्राम बनाना पड़ता है। हजारों लाखों लोगों को पूरे वर्ल्ड में केवल इस बात के लिए रोजगार पैदा हो गया कि कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाओ, कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की असेंबली, कंप्यूटर की बूटिंग, रीबूटिंग। कुल मिला के ये हुआ कि जो लोगों का भय था कि कंप्यूटर के आने से बेरोजगार हो जाएंगे लोग वहाँ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा कंप्यूटर के आने से रोजगार और डेवलप हो गया और लोग बढ़ते गए और एफिशिएंसी भी आ गई। तो मुझे लगता है कि ड्राइवरलेस कार आने से ड्राइवर का काम कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ड्राइवर को और दूसरा काम मिल जाएगा। सही बात है, क्योंकि उस टेस्ला कार को चलाने के लिए आपको रात भर चार्ज करना पड़ता है, उसके मेंटेनेंस करने पड़ते हैं, उसको प्रोग्राम देना पड़ता है, आप कहाँ जाना चाहते हो ये उसको बताना पड़ता है कि मुझे महुआ हाउस जाना है। इट वोंट नो ब्रिटिश पार्क में खड़े होकर कि मुझे महुआ हाउस जाने के लिए तो somebody has to program it। तो ड्राइवर रहेगा, प्रोग्राम करेगा, करके छोड़ देगा। जैसे 5G की हम बात कर रहे हैं तो हमारे मोबाइल्स में 4G भी है, 5G भी है, लेकिन अभी भी 5G लॉन्च हो गया है लेकिन हम 5G का उतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कारण है? जहाँ जहाँ पे लॉन्च हो गया है वहाँ वहाँ कर पा रहे हैं, जहाँ जहाँ लॉन्च नहीं हुआ वहाँ नहीं कर पा रहे। मतलब जैसे दिल्ली में लॉन्च हो गया तो भुवनेश्वर में लॉन्च हो गया, मुंबई में लॉन्च हो गया, तो जिन जिन शहरों में लॉन्च हो गया है, क्योंकि 5G के लिए अलग फ्रिक्वेंसी लगती है, अलग स्पेक्ट्रम लगता है, 4G का स्पेक्ट्रम अलग है, फ्रिक्वेंसी अलग है। तो अचानक से पूरे देश को 1 महीने में 5G कर देना पॉसिबल नहीं है। 1 अक्टूबर को चालू हुआ है तो पूरे देश में रोल आउट करने में लगभग 1 साल 1.5 साल तो लगेगा। तो जब भोपाल में आ जाएगा तो आपके मोबाइल में भी 5G चालू हो जाएगी। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी स्पेक्ट्रम की बात। जैसे आपने कहा है कि जो 4G स्पेक्ट्रम आया था, 5G स्पेक्ट्रम आया, और कई बार स्पेक्ट्रम की बातें हम देखते भी रहते हैं, कई बार कंट्रोवर्सी में भी रहा है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के बारे में बताइए कि क्या है ये? ह्यूमन जो बोलता है तो आप मेरी आवाज को सुन पा रही हैं, समझ पा रही हैं, तो ये तो होगा ब्रेन का फंक्शन कि मैंने क्या बोला, आपके ब्रेन ने डिकोड किया। लेकिन मेरी बात आप तक जो पहुंचती है ये ध्वनि की तरंगों के रूप में पहुंचती है। उन ध्वनि की तरंगों का एक पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो वो जो पैटर्न होता है, जो वेवलेंथ आप तक पहुंचती है, इसका एक इससे कम हो जाएगी तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगी, तो इससे ज्यादा हो जाएगी तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगी। क्या ज्यादा नहीं हो जाएगी? फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी जो है मेरे वहां जाते हैं, जो साउंड वेव जा रही है, ये वेव्स के फॉर्म में जा रही है। उन वेव्स को 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितनी बार ऊपर नीचे होती है, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। इसकी एक मिनिमम लिमिट भी है
पर इसकी एक मैक्सिमम लिमिट भी है। इससे ज्यादा तेज बोल दिया तो आप नहीं सुन पाओगी, इससे कम तेज बोल दिया तो आप नहीं सुन पाओगी। जी तो ये स्पेक्ट्रम हो गया जी कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए जो बात कर सकता है और सामने वाला समझ सके, सुन सके, उसके लिए उसको पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो यूज की जा सकती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स हो गई। मतलब घड़े में इतना पानी है उतना ही यूज कर सकते हो आप। ये नेचुरल रिसोर्स हो गया एक तरीके का कि आप इससे कम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसके लिए लड़ाई होती है, आपको इतना मिल जाए ताकि हम बहुत सारी फ्रिक्वेंसी यूज कर पाए, एयरटेल को कुछ भी नहीं मिले ताकि डूब जाए। ये लड़ाइयाँ होती हैं। इन लड़ाइयों में क्या हुआ कि एक दौर ऐसा आया कि जब उस दौर के जो एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली का, कमीशन और कमीशन के चेयरमैन और उस समय के मंत्री, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने इस स्पेक्ट्रम को देने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किया कि जो आए वो ले ले, सिंपल एप्लीकेशन देके ले ले। जबकि सीएजी ने कहा कि जब ये चीज इतनी महंगी, ये चीज नेचुरल है और लिमिटेड है और ये खत्म भी हो सकती है, सबको मिल जाएगी तो चौथे आदमी को मिल नहीं पाएगी, तो इसको तो ऑक्शन करके बेचा जाना चाहिए, इसकी तो नीलामी होनी चाहिए। नीलामी क्यों नहीं की गई? यदि नीलामी की जाती तो 1.5 लाख करोड़ रुपए मिल जाते, गवर्नमेंट को मिलते हैं। बिल्कुल। अब ये जो पोर्शन है, यदि नीलामी होती तो 1.5 लाख करोड़ मिलते। इस पे मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं हूँ? क्योंकि अगर नीलामी होती तो इतने मिल जाते और नीलामी नहीं हुई तो जीरो मिले। ये एक फिगर है, जो नहीं हुई जीरो वाला फिगर तो ठीक है, लेकिन अगर नीलामी होती तो 1.5 लाख करोड़ की ही बोली आती या 2 लाख करोड़ की आती या 50,000 की करोड़ की आती, इसको डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात सही है कि उसके बाद रेजिम चेंज हुई, उनको जेल जाना पड़ा, और अब जब नीलामी चालू हुई है इस साल भी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हमको स्पेक्ट्रम की नीलामी से प्राप्त हुए। तो स्पेक्ट्रम एक तरह की क्या हुई, फ्रिक्वेंसी हुई जिससे हमारी बात आप तक पहुंचती है। उसको सुनने के बाद ब्रेन डिकोड करता है कि हमने क्या बोल दिया। तो जो हमारी बात जा रही है, आ रही है, उन ध्वनि तरंगों की मिनिमम लिमिट कि कितनी मिनिमम, मतलब ऐसी लंबी हो जाए तो मिनिमम हो गई, पास पास चलने लगे तो ज्यादा हो गई। तो इसकी मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट के बीच के अंतर को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे आप सर ने स्पेक्ट्रम आपकी बात की आपने, तो उसकी ऑक्शन हुआ और लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनको मिल जाता है, और इसके जो राइट्स है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो ये किसी और के पास क्यों नहीं है? और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है तो क्या ये सैटेलाइट के थ्रू इनको देते हैं? कैसे, मतलब किस तरीके से इसकी नीलामी होती है, किस तरीके से इसे डिवाइड किया जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं आपको अच्छा बताता हूँ कि जैसे हर देश में फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक विभाग बना हुआ है। हर देश में बोल रहा हूँ। गुड। इस देश में, अपने भारत देश में, फॉरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा विभाग बना है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब अपन ने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दे दी कि फॉरेस्ट को बचाना, उनका संवर्धन करना, उनको एनहांस करना, उनको जल जाए तो बचाना, उनमें जो जीव हैं पल रहे हैं। अपन एक डिपार्टमेंट बनाया है कि वन विभाग की जिम्मेदारी फलां के पास, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी फलां के पास, जुडिशरी की जिम्मेदारी इनके पास। इसी तरह से टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं वो दूरसंचार विभाग के पास। अगर ये राइट हर एक आदमी को दे दिया जाए तो तुम्हारी वेव मेरी वेव टकरा के जीरो हो जाएगी। मतलब तुम्हारी बात ये सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस इतना हो जाएगा। तुम्हारी बात वो तब तक ही सुन सकते हैं जब तक कि उस फ्रिक्वेंसी पर अन्य कोई भी ऑपरेट नहीं कर रहा हो। अदरवाइज तुमने जो बोला, जो मेरे तक बात आ रही है, अगर उसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये भी ऑपरेट करना स्टार्ट कर दें, वो भी ऑपरेट करना स्टार्ट कर दें, तो इनकी फ्रिक्वेंसी आएगी, आपकी फ्रिक्वेंसी चलेगी, इंटरफेरेंस होके जीरो। इसका मतलब निकला कि एक डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो सभी लोगों को, भैया आप 5 फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करो, मतलब आपकी जो आवाज हमारे तक आए तो 1 मिनट में 5 बार ऐसा करें। भैया आपको 6 नंबर दिया, तो आप जो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करना वो 1 मिनट में 6 बार ऐसी हो जाए। आपको
7, आपको 8, तो गवर्नमेंट उस फ्रिक्वेंसी को उस आदमी को अलॉट करके यह सुनिश्चित करती है कि वो केवल उसी फ्रिक्वेंसी को यूज करे जी। और अन्य कोई उस फ्रिक्वेंसी को यूज ना करें। हम्म। अगर वो यूज करने लगेगा और फ्रीली कोई कुछ भी करने लगेगा तो हवाई जहाज उड़ नहीं पाएंगे। जी। यहाँ से हवाई जहाज को जो सिग्नल जा रहा है उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी है, बिल्कुल। मान लो 72 नंबर की फ्रिक्वेंसी है, वो 72 नंबर की फ्रिक्वेंसी आप भी यूज करने लगो तो जहाज भोपाल जाने से उतरने वाला होगा उतर नहीं पाएगा, क्योंकि इंटरफेरेंस होके उस पायलट के समय मैसेज ही नहीं जाएंगे। जी। इसलिए जरूरी है कि जो लोग भी रेडियो कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं उनको एक फ्रिक्वेंसी अलॉट की जाए और उस फ्रिक्वेंसी को अलॉट करने के लिए एक विभाग जरूरी है जी। उस विभाग का नाम दूरसंचार विभाग जी। और हर देश में ऐसा है। बिल्कुल सर, अब हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद में और हम आपसे जानेंगे कि भारत में कितने चेंजेस हुए हैं टेलीकॉम के क्षेत्र में और क्या फ्यूचर होगा टेलीकॉम का। सर, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब टेलीकॉम इंडस्ट्री इतने चरम पर पहुँच चुका है और कई सेवा है इसके थ्रू ही चलती है, इसके बिना अब हम मतलब हमारे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं चल सकती है, तो इसका जो भविष्य है और क्या हो सकता है? जैसे 3G आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, 6G की भी बातें चल रही है, इसमें क्या और टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे? क्या है कि ट्रांसमिशन के रूप में जी। कई जगह ऐसी अभी भी देश में है जहाँ पर कि अभी कम्युनिकेशन नहीं पहुँच पाया है। जी जी जी। तो उसको कवरेज करना इम्पोर्टेंस है। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनमें कि अपने को 6G चाहिए, 6वीं जनरेशन का। जी जी। तो कोई पूछेगा सर ऐसा और क्या चीज बच गई है? तो मैंने कोई एग्जांपल दिया टेलीमेडिसिन में कि डॉक्टर को अपने हार्ट की बीट सुनवा दी। जी जी जी। और उसे सुन ली, मतलब कुछ टेम्परेचर पूछ लिया, जान लिया। अब ऑपरेटर डॉक्टर वहीं बैठे बैठे यहाँ के आदमी का ऑपरेशन भी कर सके। जी। मतलब नर्स रहेगी, नर्स उसको कैथेटर को डाल देगी और वो डॉक्टर के पास कंट्रोल आ जाएगा जी। और वो 100 किलोमीटर दूर बैठ के यहाँ के ऑपरेटर्स का पेशेंट का कैथेटर मूव करेगा, कैमरा मूव करेगा, अंदर जाएगा, किडनी के क्रिस्टों को तोड़ेगा, उसको बाहर निकाल देगा, सक कर लेगा, कैथेटर बाहर, नर्स को बोलेगा आप उसको स्टिचिंग करके बाहर आ जाए। तो रिमोट ऑपरेशंस कर पाना एक पॉसिबिलिटी है। जी जी जी।
रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन 6G में पॉसिबल है। अब मैं जानना चाहूँगी दूरसंचार के बारे में, बीएसएनएल के बारे में, कि वो कहाँ पीछे रह गया 4G को लॉन्च करने में, 5G को लॉन्च, दूसरी कंपनियों ने आके उस पर कब्जा कर लिया। इस बारे में आप बताइए। तो अभी बात बताऊँ कि देश में 4G और 5G BSNL के द्वारा लॉन्च करने में कोई दिक्कत थी नहीं, जी। लेकिन गवर्नमेंट की मंशा ये थी कि देश में जो हमारी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, उसकी जो टेक्नोलॉजी हो वो स्वदेश में निर्मित हो। मतलब हम अन्य ऑपरेटरों की तरह, BSNL अन्य ऑपरेटरों की तरह चाहता तो बाजार से इक्विपमेंट इंपोर्ट करके, आयात करके 4G 5G चालू कर सकता था। जी। लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वार होती और वो देश जिन्होंने हमको भेजा होता, निर्यात किया होता, 1 मिनट में सॉफ्टवेयर को दबा कंट्रोल करके हमको वापस 2G पे फेंक देते। तो प्रधानमंत्री जी का और देश की सरकार का, सब लोगों का ये विजन था कि यदि हमारी टेक्नोलॉजी खुद की बनाई हुई होगी तो अगर थर्ड वर्ल्ड वार अगर हुई, बाय द वे हुई, या किसी देश ने हमको दबाना चाहा तो दबा नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी खुद की होगी। हम कम से कम 4G पे तो खड़े होंगे, और जब हम 4G पे खड़े होंगे तो हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इंडोनेशिया हो, जहाँ पर की अभी भी इंपोर्ट हो रहा है, तो हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। तो BSNL को 4G इंडिया में बनवाने में तो रिसर्च में टाइम लगता है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि अब C-DOT ने इंडिया में बना हुआ 4G इक्विपमेंट बना के टेस्ट करके BSNL को पकड़ा दिया है, और BSNL ने इसको लॉन्च भी कर दिया है। तो अब कभी भी कुछ भी होगा तो कम से कम 4G पे तो रहेंगे। तो डिले का ये कारण था कि हम स्वदेशी टेक्निक से बना हुआ 4G इंडिया में लॉन्च करना चाहते थे, हम आयात नहीं करना चाहते थे। टेक्नोलॉजी हमारी है तो कोई उसे चुरा नहीं सकता और कोई उसे दबा नहीं सकता और कोई रोक नहीं सकता, और उसको निर्यात भी किया सकता। बिल्कुल, तो पैसे भी आएंगे। जी। तो सर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एक विडंबना है कि हम हमेशा ये सुन रहे हैं कि BSNL बंद होने वाला, ये अफवाह है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी आपने पेपर में ये भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि पहले 1.5 लाख करोड़, 1,50,000, 15 के आगे 4 बिंदियां, और 1.5 लाख के बाद फिर करोड़, इतने करोड़ रुपए तो पहले दिए गए BSNL को रिवाइवल के लिए। फिर 1 लाख करोड़ और दिए गए, 2.5 लाख हो गए, फिर 80,000 करोड़ और दिए गए। तो इस BSNL को रिवाइव करने के लिए, अपग्रेड होने के लिए, 4G लॉन्च करने के लिए, अन्य ऑपरेटरों के बराबर आने के लिए, जब सरकार ने इतना निवेश किया है, 3.5 लाख करोड़ रुपए जब लग गए हो, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि BSNL बंद हो जाएगा? नेवर पॉसिबल। मतलब ये अफवाहें ही है। और स्ट्रेटेजिकली भी देखो कि हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस हैं, क्या हम उनका डेटा किसी भी प्राइवेट कंपनी को दे सकते हैं? बिल्कुल। आप किसको भरोसा कर सकती हो? हमारी कंपनी होगी, खुद की कंपनी होगी, जिससे नौकर लोग हमारे अंडर के होंगे, जिनको चार्जशीट दी जा सकती है, तो वो डर के काम भी करेंगे, अच्छा काम भी करेंगे। मतलब गवर्नमेंट का पूरा उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसी ही कंपनी अगर रहती है तो देश का डेटा उन्हीं को दे सकती है। हमारे UIDAI का डेटा, हमारे बैंकिंग का डेटा, क्या इस डेटा को हम अन्य ऑपरेटर को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो BSNL क्या बंद हो जाएगा, ये सोचना भी लॉजिकल नहीं है। और मैं तो टेलीकॉम कमीशन में मेंबर था, और वो भी मेंबर सर्विसेज था। तो इस बात को तो हमने काफी डिबेट पे, काफी लेंथ पे लिखा, बोला, कहा, और जब भी कभी बोलते थे, सुनते थे, तो सभी लोग इस बात पे राजी होते थे कि अगर BSNL को जिंदा नहीं रखेंगे तो अन्य ऑपरेटर में आप किस पे भरोसा करोगे भाई? तो वो तो कंपनी है ना, आज कंपनी है और 10 साल का 20 साल का लाइसेंस है, और 20 साल बाद उन्होंने कहा साहब टाटा बाबा हमसे नहीं चल रही, हम तो बंद कर रहे हैं। तो बिल्कुल देश का नुकसान हो जाएगा। कहाँ जाओगे आप? बिल्कुल। वो तो BSNL को बंद होना सोचने ही बेमानी। आप हमारे दर्शकों को जो हमारा दूरसंचार है उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे, और किस तरीके से हमें टेलीकॉम का इस्तेमाल करना चाहिए? उसको ये नहीं कि उसको किसी और गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऐसा ही होता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग तो करें, लेकिन उसके दुरुपयोग से बचें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके वो उनको बेवकूफ़ बना के उनका OTP मांग लेते हैं, उनके पैसे चुरा लेते हैं, फ्रॉड कमिट कर देते हैं, उनके बैंक खाली हो जाते हैं। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी तो यूज करना चालू किया है, लेकिन वो उसको टेक्नोलॉजी को जो जानते नहीं है,
तो कोई गलत लिंक दबा देते हैं। कई बार कुछ देखने के चक्कर में, कुछ वीडियो देखने के चक्कर में कुछ उसको बोलता है कि वीडियो का क्लिक दबा दो। ये सब गलत सलत मतलब अननोन, अपरिचित वीडियो को देखने का कोई तुक नहीं है, ओटीपी देने का कोई मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, दुरुपयोग से बचें। डेफिनेटली लोगों ने ये सोचना भी चाहिए कि अनजाने लोगों से बात ना करें, क्योंकि आज हमारे आपके पास में नहीं, बात तो करें। वो कहते हैं कि यदि आप इस क्लिक को दबा दोगे तो आपको 100 रुपए ना मिलेगी। जी जी। तो आप 100 रुपए के लालच में ना आए। लोभ देते हैं या आपको लालच देते हैं, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करें। जिन चीजों के लिए करना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी ने कहा कि हम आपको लोन देंगे, लोन दिया जी, तो उस परिवार को बेचारे को सुसाइड करना पड़ा। अभी देखा पेपर में आपने, क्योंकि लोन नहीं दे पा रहा था वो, और उसको ये लोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोबाइल पे आया। बिल्कुल। तो आप ऐसे लोन देने से बचें। बिल्कुल। तो मोबाइल है आपके पास, तो उसका मोबाइल का इस्तेमाल करें, अच्छे से करें और अपने विवेक से करें। यही होना चाहिए। बिल्कुल, दुरुपयोग से बचें। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दूर संचार के बारे में बहुत सी बातें बताई और साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से आपको इसके दुरुपयोग से बचना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसकी टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करें, इसके दुरुपयोग से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि बच्चे लोग भी उसको अपने एजुकेशन के लिए यूज करें, बैंकिंग के लिए यूज करें, टाइम टेबल के लिए यूज करें, बस स्टैंड के लिए यूज करें, लेकिन दुरुपयोग से बचें, गेमिंग से बचें, अननेसेसरी चैटिंग वगैरह लोग करते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।